टेस्ट के दौरान टीचर इतना शराब पी लेता है कि होश खो बैठता है। इस मौके का फायदा उठाकर एक स्टूडेंट चुपके से क्लास में एक छोटा सा ड्रोन उड़ाता है और दूसरों के आंसर्स को कॉपी करने लगता है। लेकिन चीटिंग करने वाला वह अकेला नहीं है। एक दूसरा लड़का चीटिंग करने के लिए एक लंबा सा आईना यूज करता है और आंसर्स को कॉपी करने लगता है। वहीं एक और लड़का बॉल में कैमरा लगाकर पूरे कक्षा में बाउंस कराता है और दूसरों के आंसर्स को रिकॉर्ड करने लगता है। एक लड़का तो मैग्नेट का सहारा लेकर छत पर ही चिपक जाता है और दूसरों के आंसर्स को देखने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम उसे पकड़ लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। उसके साथ ही लॉन्ग मिरर और बाउंसिंग बॉल भी पकड़ा जाता है। अभी एक लड़का अपने पेपर फोल्डिंग ट्रिक के जरिए उस ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने मैजिक पाउडर से यह इंश्योर कर लेता है कि उस कमरे में लेजर्स लगे हुए हैं। फिर वो अपने पेपर अटैक से उन लेजर सेंसर्स को ब्लॉक कर देता है और आराम से चीटिंग करने लगता है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, भले ही वे एक साथ बड़े हुए हो या फिर एक ही स्कूल में पढ़े हो, लेकिन उनका जीवन एक बड़ी चीज के कारण अलग हो जाता है और वो है नेशनल स्पेशल लेवल यूनिवर्सिटी एग्जाम। यदि आप इसमें पास होते हैं तो आपका जीवन सफल है और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपका भविष्य बेकार हो जाता है। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चे को काफी पैसे खर्च करके बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस एग्जाम में पास हो सके। कुछ बच्चे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं जिन्हें एल टाइप स्टूडेंट कहा जाता है, लेकिन इसके उल्टे कुछ स्टूडेंट पास होने के लिए चीट का तरीका अपनाते हैं। वे उसके लिए फेक स्किन, कॉन्टेक्ट लेंसेज या फिर अपने शरीर में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कराते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को सी टाइप स्टूडेंट कहते हैं। इसीलिए एग्जाम सेंटर को भी इस तरीके के धोखेबाजों को पकड़ने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, तभी एक टेस्ट में एक गोरा लड़का अपनी पेंसिल का इस्तेमाल कर सभी टीचर्स को बेहोश कर देता है और आराम से अपने एल टाइप फ्रेंड के पास बैठकर उसकी नकल करने लगता है। लेकिन दूसरे एल टाइप के स्टूडेंट्स को यह पसंद नहीं आता, जिसके कारण वे उसके साथी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वह लड़का अपने दोस्त को बचाने के लिए उन पर ही हमला कर देता है और उन्हें धराशायी कर देता है। जलन के कारण दूसरे सी टाइप के स्टूडेंट्स भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़का उन सभी हमलों से अपने दोस्त को बचाने लगता है और धीरे धीरे करके पूरी क्लास बैटलफील्ड में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं, उनका ध्यान तो केवल एग्जाम पर है। आखिर में एग्जाम हॉल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और केवल वह गोरा लड़का ही बचता है। उसका एल टाइप फ्रेंड भी मर जाता है, जिस पर वह रोते हुए ही अपना पेपर कंप्लीट करता है और पास हो जाता है। बाद में वो लड़का एक सक्सेसफुल आदमी भी बनता है। प्रेजेंट में आए तो एक लड़का मुमिंग और एक लड़की जिसका नाम केओई है, दोनों एग्जाम देने के लिए जाते हैं। उन्हें यह एग्जाम किसी भी हाल में पास करना है ताकि वे मुमिंग के पिता की मदद कर सके, जो कि बिना किसी गुनाह के जेल में है। खैर, एग्जाम स्टार्ट होती है और केओई जोर तोड़ से अपना पेपर लिखना शुरू करती है। चीटिंग करने वाले अपने अपना पैतरा आजमाना शुरू करते हैं। कोई ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो कोई मिरर का, कोई पिंपोम बॉल का इस्तेमाल कर सारे बच्चों की कॉपीज को रिकॉर्ड करने लगता है। तो एक लड़का स्पाइडरमैन बनकर छत पर चिपक जाता है और दूसरों की कॉपीज को झांकने लगता है, पर क्लास का सिक्योरिटी सिस्टम उसे पकड़ लेता है और उसे रूम से बाहर फेंक देता है। मुमिंग केओई के पास ही बैठा है ताकि वो उसे चीटिंग करने वालों से प्रोटेक्ट कर सके। बाकी बच्चे अपने अपने तरीके से चीटिंग करने में लगे हैं, पर वे सभी फेल हो जाते हैं। तभी मुमिंग पेंसिल लिड को हवा में फैला देता है, जिससे कि एग्जाम में लगे सारे लेजर स्लाइडिंग दिखाई देने लगते हैं। फिर वह अपने पेपर एरो से लेजर सेंसर्स को ब्लॉक कर देता है और ट्रैप को डिसेबल कर देता है। उसके बाद जैसे ही वह केओई के आंसर को कॉपी करना शुरू करता है, वैसे ही एक बी रोबोट उस पर अटैक कर देता है। तभी उस बी रोबोट का मालिक सामने आता है और मुमिंग से कहता है कि वो अकेला उसे पास होने नहीं देगा। बाकी स्टूडेंट्स भी मुमिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुमिंग उन सभी को आसानी से हरा देता है। लेकिन बी रोबोट का ओनर बाकियों से ज्यादा शक्तिशाली था और वह मुमिंग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। उनकी लड़ाई का लेवल और ज्यादा भयंकर होने ही वाला होता है कि तभी टीचर उन्हें रोक देते हैं और एग्जाम का टाइम एंड होने तक उन्हें स्टक कर देते हैं। बी रोबोट का ओनर टीचर पर भी हमला करता है, पर सफल नहीं हो पाता। मुमिंग किसी तरह अपने बंधन को तोड़ देता है और ट्रैप को वापस से एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वह बूढ़ा टीचर सभी हमलों को डॉज कर लेता है। आखिर में मुमिंग खुद ही अपने पेपर ट्रिक से टीचर पर अटैक करने लगता है, जिससे कि वह ओल्ड टीचर आसानी से रोक देता है। पर तभी अचानक वह टीचर नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि वास्तव में उस बी ओनर ने फाइट के दौरान टीचर को पॉइजन कर दिया था, लेकिन अब एग्जाम खत्म होने में केवल 1 मिनट ही बचा है। मुमिंग जल्दी से अपने पेपर ट्रिक की मदद से केओई के पेपर की कॉपी बना लेता है और उसमें अपना नाम लिखकर टेस्ट को कंप्लीट करता है। एग्जाम के बाद जब वे वापस जा रहे होते हैं, तब केओई उसे बताती है कि यह तो बस एक शुरुआत है, मुमिंग इसके लिए तैयार है। तभी अचानक मुमिंग वहाँ सफेद बालों वाली एक सुंदर लड़की को देखता है और लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हो जाता है। उसके बाद तो मुमिंग बस उसे ही देखता रहता है। तभी टीचर उन्हें अगले टेस्ट के बारे में बताते हैं, जो कि नॉर्थ पोल में होने वाली है। वे वहाँ जाते हैं। वहाँ उनका एग्जाम इंचार्ज मेमत नाम का एक टीचर होता है। जब एग्जाम शुरू होता है तो मेमत वहाँ इतना ठंडी ला देता है कि कीड़े तक फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन इतनी ठंडी के बावजूद भी केओई अपना एग्जाम देती रहती है।
है और मूमिंग उसे अपने ट्रिक से बाकियों से उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। टेस्ट खत्म होने के बाद मूमिंग उस व्हाइट हेयर गर्ल बाइजू से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह और केओई वास्तव में चचेरे भाई बहन हैं। बाइजू भी उन्हें अपना पेन दिखाते हुए कहती है कि यह मेरा लकी चार्म है। तभी बी बॉय भी वहाँ पर टपक पड़ता है, लेकिन केओई उसे अपने एक ही पंजे से पछाड़ देती है। उसी वक्त से बी बॉय भी केओई के प्यार में पड़ जाता है और फिर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से केओई उसे एक मुक्का मारकर गिरा देती है। बाद में वह मेमट टीचर बाइजू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे आरोप लगाते हुए कहता है कि वो एक सी टाइप स्टूडेंट है और उसने टेस्ट में पास होने के लिए चीटिंग का सहारा लिया है। बाइजू खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन इस पर टीचर उसे एग्जाम की फुटेज दिखाता है जिस पर कि वह पेन के साथ खेलते हुए काफी ज्यादा स्पीशियस दिखाई दे रही थी। तभी टीचर उसके पेन को छीनकर तोड़ने ही वाला होता है कि मूविंग उसे अपने पेपर ट्रिक से रोक देता है और कहता है कि बाइजू इनोसेंट है और उसकी तरह वो एक एल टाइप स्टूडेंट है। इस पर मेहमत उसका एक और टेस्ट लेने की घोषणा करता है और उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि अगर बाइजू फेल हो गई तो वो और मूविंग दोनों को ही एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। एग्जाम शुरू होता है। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही कंट्रोल रूम से उसे देखने लगते हैं। मूविंग को लगता है कि शायद मेमट टीचर ने एग्जाम पेपर को और अधिक टफ बनाया होगा, इसीलिए वो मेमट टीचर को उसकी लकी पेन वापस उसे देने को कहता है। टीचर के मना करने पर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक मूविंग टीचर से पेन वापस लाने में सफल होता है तब तक बाइजू अपना टेस्ट खत्म कर चुकी होती है। दूसरी टीचर उन्हें बताती है कि बाइजू ने फुल मार्क्स लाकर टेस्ट को पास किया है और वह मेहमत को उसे माफी मांगने को कहती है। तभी बाइजू उन्हें पेन खोलकर दिखाती है जिसमें कि उसके मम्मी पापा की तस्वीर होती है। यही वो कारण था जिसकी वजह से वो बार बार अपने पेन से खेलती रहती है और इसे अपना लकी चार्म मानती है। अगले एग्जाम के लिए वॉन्ग सेंसेई अनाउंस करती है कि उनकी अगली टेस्ट एक फ्लाइंग प्लेन में होगी। तभी एक दूसरी टीचर विमान में गए सारे बच्चों के गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देती है और सभी चीटिंग करने वाले को प्लेन से बाहर फेंक देती है। इससे प्लेन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन बच्चों को इसमें ही अपना टेस्ट देना होगा। मूविंग अपने विंड पावर से प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर सरप्राइजिंगली बीबो भी प्लेन से बाहर निकल जाता है। खैर एग्जाम समाप्त होने पर बाइजू मूविंग को उसके हेल्प के लिए थैंक्स करती है। वो उसके इस एहसान का बदला चुकाना चाहती है। इस पर मूविंग उसे उसके वाले पेन जैसा एक दूसरा पेन मांगता है। इस पर बाइजू उसे उसके साथ दुकान चलने को कहती है। बाद में वे एक कैफे में पहुंचते हैं। मूवी के विचार कैफे में पहुंचने के बाद काफी ज्यादा जंगली होने लगते हैं। तभी अचानक केओई जो कि एक मूर्ति के पीछे छिपी हुई थी उसके ऊपर पानी फेंक देती है और उसे उसके सपने से जगा देती है। खैर जब वे वास्तव में कैफे में जाते हैं तो वहाँ का एक स्टाइलिश रिसेप्शनिस्ट लेन्यू उसे काफी आकर्षक रूप से देखने लगता है। फिर वह उसे कुछ स्पेशल चैट के लिए एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और गुस्से से उसे पूछता है कि आखिर उसे किस तरह का पेन चाहिए। केओई बाहर से उनकी आवाजें सुनने की कोशिश करती है और उनकी कन्वर्सेशन का काफी गलत मतलब निकालने लगती है। फिर लेन्यू मूविंग को अपने पेन के स्टॉक से एक पेन दिखाता है जो कि आंसर को बदल सकता था, पर मूविंग को यह नहीं चाहिए। वो इसे रिफ्यूज करते हुए कहता है कि मुझे जो पेन चाहिए था वो मुझे मिल गया है। फिर वह उस पेन को बाइजू को दिखाता है जो कि बिल्कुल बाइजू के पेन जैसा ही था लेकिन दूसरे कलर में। इधर लेन्यू अभी भी मूविंग को शक की निगाह से देख रहा है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। खैर कुछ दिन बाद सारे स्टूडेंट्स को एक पूल पर बुलाया जाता है। वोंग सेंसेई अनाउंस करती है कि उनका आज रेस्ट डे होगा, लेकिन टेस्ट देने के बाद। तभी अचानक पुल 2 टुकड़ों में बट जाता है और स्टूडेंट्स इसमें डूबकर इससे भी बड़े पुल में पहुंच जाते हैं जहां की एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम शुरू होती है और स्टूडेंट्स भी अपने अपने चीटिंग ट्रिक्स को यूज करने लगते हैं, लेकिन तभी ना जाने कहां से वहां पर एक शार्क आता है और चीटिंग करने वाले बच्चों को खींचकर ले जाने लगता है। वास्तव में ये शार्क उसके टेस्ट के टीचर हैं जिसके ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगा हुआ है। तभी अचानक वहाँ और भी कई सारे शार्क आ जाते हैं और वे सभी सी टाइप के स्टूडेंट को टारगेट करने लगते हैं, लेकिन शार्क का इस पर भी मन नहीं भरता। तभी उनमें से एक शार्क अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज करने लगता है और कई सारे शार्क को स्टूडेंट के ऊपर फेंकने लगता है। लड़कियां भी वॉलपूल में फंसने लगती है, पर तभी मूविंग अपने स्पेशल विंड की पावर से शार्क को उनसे दूर भेज देता है और वॉलपूल को रोक देता है। फिर वह सीधे उस शार्क लीडर से फेस करता है और एल टाइप के स्टूडेंट पर अटैक ना करने की हिदायत देता है, लेकिन शार्क उसकी बातों को नहीं सुनता और अपना हमला जारी रखता है। वो कहता है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि किसे इस दुनिया में रहना है और किसे नहीं। उधर डॉक्टर जो कि शार्क को कंट्रोल कर रहा था वो महसूस करता है कि शार्क तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस पर वोंग सेंसेई एग्जाम को कंटिन्यू रखने को कहती है। इधर शार्क टीचर दूसरे सभी शार्क से कहता है कि वो पूल में मौजूद सभी जिंदा जीवों को खत्म कर दे और फिर वो मूविंग पर बिजली से हमला कर देता है। बी बॉय मूविंग को बचाने की कोशिश तो करता है, पर रास्ते में केओई को देखकर उस पर ही खो जाता है। इसी दौरान उधर शार्क मूविंग को ऑफर देता है कि वो उसका गुलाम बन जाए, लेकिन मूविंग इसे रिफ्यूज कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक वाटर टोर्नेडो को क्रिएट करता है ताकि शार्क के टोर्नेडो को कंट्रोल कर सके। फिर वह अपने टोर्नेडो से
से सभी स्टूडेंट्स को भंवर से बाहर निकाल देता है और सभी शार्क को अपने अंदर समाहित कर उन्हें दूर फेंक देता है। आखिर में जब केओई अपना पेपर खत्म कर देती है तो मूमिंग फिर से उसके आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी कर लेता है और एग्जाम फिनिश कर देता है। इसी दौरान उधर एक शार्क पास खड़े लेन्यू पर पीछे से अटैक कर देता है, पर लेन्यू बिना देखे उस शार्क को खत्म कर देता है। उसे मूमिंग की एबिलिटी को देख जलन हो रही है। वह कहता है कि मूमिंग उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके बाद तो हमें मूमिंग और लेन्यू को कभी अलग अलग जगह पर लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों में खुद को बेहतर दिखाने की होड़ लग गई थी, लेकिन हर मुकाम पर मूमिंग लेन्यू से हार ही जाता है और शर्म के मारे आखिर में यूनिवर्सिटी छोड़ने का निश्चय करता है। मूमिंग के गायब होने पर केओई उसे पूरे 1 महीने तक ढूंढती है। आखिर में वो उसे एक लोकल बार में मिलता है। वह उसे वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश करती तो है, पर मूमिंग लौटने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि लेन्यू उससे ज्यादा ताकतवर है और वह इस जिल्लत में नहीं रह सकता। इस पर केओई उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है और वापस स्कूल चलने के लिए मना ही लेती है। लेकिन इससे पहले वे प्रिजन लैंड को जाते हैं जहाँ उसके फादर को कैद करके रखा गया था। वहाँ जंगल को पार करते हुए वे एक टावर पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है जो कि मूमिंग को बताता है कि उसके पिता को बचाने का एकमात्र तरीका है कि वह अल्टीमेट सोकात्सु तकनीक का इस्तेमाल कर फाइट में उसे हराए। मूमिंग उस नकाबपोश आदमी से फाइट करना शुरू कर देता है और उस पर हमला करने के लिए वो 4 अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह आदमी मूमिंग के सारे हमलों को बेकार कर देता है। फिर वह मूमिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी ये टेक्निक ओरिजिनल टेक्निक के जितनी ताकतवर नहीं है। अपनी हार के बाद मूमिंग फिर से निराशा में डूबने लगता है, पर केओई उसे मोटिवेट करने लगती है, जिस पर मूमिंग फिर से उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वह नकाबपोश आदमी केओई को किडनैप कर लेता है और कहता है कि वह उसका टावर के टॉप में इंतजार करेगा। मूमिंग आसानी से लिफ्ट के जरिए 105वीं मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां उसे वह नकाबपोश आदमी उसका इंतजार करते हुए मिलता है। वह आदमी डर के मारे कांप रहा होता है क्योंकि उसे ऊंचाई से प्रॉब्लम जो थी। खैर वह मूमिंग को बताता है कि सोकात्सु टेक्निक में महारत हासिल करने के लिए एक आदमी को आग और हवा दोनों को ही नियंत्रित करना सीखना होगा। फिर वह मास्क मैन मूमिंग को केओई की लाइव वीडियो दिखाता है जहाँ उसे बांध कर रखा गया था। फिर वह उसे सीरीज ऑफ चैलेंज का टास्क देता है ताकि वह यह प्रूव कर सके कि वह सोकात्सु टेक्निक का सच्चा मास्टर कहलाने के लायक है भी या नहीं। उसकी पहली चुनौती थी आग पर नियंत्रण करना। इसके लिए उसे अपने अंदर की गर्मी को बनाए रखनी है, मूर्खतापूर्ण तरीके से ही सही, पर वह इसे करने में सफल हो जाता है। उसका अगला चैलेंज था जलने वाली और न जलने वाली चीजों को अलग करके रखना। वह इसे भी आसानी से कर देता है। इसके बाद अगले चैलेंज में उसे एक पेड़ के कॉस्ट्यूम पहने आदमी को हराना था। मूमिंग उसे टक्कर देने को तैयार है, लेकिन तभी वह घुटने के बल नीचे गिर जाता है। इस पर वह ट्री मैन उसे बताता है कि इतनी ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी के कारण वह कमजोर हो गया है। हालांकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और उस ट्री मैन पर जोरदार हमला करने लगता है। अंत में वो अपने फायर किक से उस ट्री मैन का काम तमाम कर देता है। वो यह देख चौंक जाता है कि आखिर उसने फायर की ताकत को हासिल कर ही ली। हालांकि उसकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उसने अभी तक उस मास्क पहने आदमी को नहीं हराया था। तभी मूमिंग अपने फायर से उसके मास्क पर हमला कर देता है, लेकिन वह आदमी आसानी से अपने विंड पावर का इस्तेमाल कर उसके हमले को बेकार कर देता है। फिर वह मास्क मैन मूमिंग से कहता है कि हवा के बिना फायर अधूरी है। तभी मूमिंग हवा और आग दोनों को कंबाइन करते हुए उस पर वापस से हमला कर देता है। उसका यह वार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस मास्क मैन का मास्क ही टूट जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि वह मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी हैं। जाने से पहले मूमिंग के फादर उसे एक पेन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि इस पेन की मदद से वो सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इसके बाद मूमिंग वापस से स्कूल पहुंचता है और लेन्यू को फिर से फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर स्कूल के एग्जाम्स अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगली परीक्षा एक झरने पर होती है और जो बच्चे इसमें सही सही उत्तर देंगे उनकी ही बोर्ड चालू होगी और वे वहाँ से बच निकल सकेंगे। इसके अलावा एग्जामिनर उन्हें यह भी बताती है कि जो भी छात्र समय पर परीक्षा पूरी नहीं कर पाएगा उसे भी इस झरने से नीचे गिरा दिया जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर की थी। हालांकि मोमिंग और लेन्यू एग्जाम को इग्नोर करते हुए एक दूसरे पर हमला करने के लिए हवा में तैयार हैं। तभी मोमिंग लेन्यू पर अपने पेपर ट्रिक से हमला करने लगता है और कई बार करने के बाद आखिर में वह उसके चेहरे को काटने में सफल हो ही जाता है। इससे लेन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह मोमिंग के सारे कागजी हमलों को नष्ट कर देता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उनकी लड़ाई से पानी में उथल पुथल मच जाती है। मोमिंग लड़ाई में अपने पापा की दी हुई कलम का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो कलम
कलम को कागज में रगड़कर आग पैदा करता है और इस आग का एक बड़ा सा गोला बनाकर लेन्यू पर छोड़ देता है। हालांकि लेन्यू मोमिंग के इस हमले को विफल करने के लिए अपने जादुई लाल धागे का यूज करता है। मोमिंग रियलाइज करता है कि लेन्यू का हथियार यही लाल धागा है जो कि स्टील से भी ज्यादा हार्ड है। इसके बाद मोमिंग अपने फायर से एक गुप्त टेक्निक हाउका रिटर्न का इस्तेमाल करता है, एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज केवल एक सोकात्सु मास्टर ही कर सकता था। इसमें वह छोटे छोटे फायर बर्ड क्रिएट करता है और उन्हें लेन्यू पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। हालांकि लेन्यू उसके इस अटैक को भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर मोमिंग अपनी इस टेक्निक को और भी ज्यादा एग्रेसिवली तरीके से यूज करता है। भले ही लेन्यू उसके इस अटैक को भी ब्लॉक करने में सफल तो होता है, पर उनमें से एक बर्ड लगभग उसे लगने ही वाली होती है। खैर, तभी लड़ाई करते हुए मोमिंग देखता है कि केओई की बोट एक बड़ी सी चट्टान से टकराने वाली है। इसे देख वो लड़ाई छोड़कर उसे बचाने के लिए चला जाता है, पर चट्टान के नष्ट होने के बावजूद भी खतरा अभी टला नहीं था। केओई की बोट सीधे झरने की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मोमिंग उसे बचाने के लिए अपने पेपर एंड विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वे सीधे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी नीचे गिरते हुए वे रियलाइज करते हैं कि वे बीच में कहीं रुक गए हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो तो लेन्यू के थ्रेड से हवा में तैर रहे हैं। जान बचाने के लिए मोमिंग लेन्यू को थैंक्स करता है और वादा करता है कि वह उसे अगली बार जरूर हराएगा। अगले दिन वोंग सेंसे अनाउंस करती है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम अब शुरू होने वाली है। जाते जाते वह यह भी बताती है कि जो स्टूडेंट इस एग्जाम में फेल होंगे उन्हें एग्जाम हॉल से बाहर निकलने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मोमिंग एग्जाम को लेकर थोड़ा सा चिंतित है क्योंकि कमरे में कोई भी एग्जामिनर नहीं था। सभी स्टूडेंट्स भी अपने अपने में बहुत ही अलर्ट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जरूर एग्जामिनर्स ने कोई न कोई प्लान तो बना ही रखा है। तभी अचानक सभी खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगती है और कमरे के बीच में एक बड़ा सा डिस्को बॉल अपीयर होता है। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उनका एग्जामिनर एक फेमस एक्टर सिंगर कात्सुहिरा है जो कि अपनी आवाज से इल्यूजन क्रिएट करता है। उसे देखते ही स्टूडेंट्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करके सभी के मन को मोह लेता है जिससे कि सभी उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वो पूरी क्लास को अपने जादू में फंसा लेता है और उनके इनर मोस्ट ड्रीम को उगलवाता है। हालांकि मोमिंग और उसके फ्रेंड्स उसकी आवाज को रेजिस्ट करने में सफल होते हैं। कात्सुहिरा को लगता है कि मोमिंग जरूर एक सी टाइप स्टूडेंट है जिसकी वजह से वो उसे टारगेट कर लेता है और उस पर अपने आवाज से हमला करना शुरू कर देता है। मोमिंग उसके हमले से बचने लगता है, पर तभी मोमिंग के बचाव के लिए लेन्यू सामने आता है और मोमिंग के चारों ओर फैली साउंड वेव को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेन्यू कात्सुहिरा के साथ लड़ाई तो करता है लेकिन उसकी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। फिर कात्सुहिरा पुनः से मोमिंग पर अटैक करना जारी करता है, लेकिन इस बार उसकी साउंड वेव उसे छू भी नहीं पाती। मोमिंग कहता है कि उसने पहले से ही अपने एक सीक्रेट हाई लेवल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया है जिससे कि एक बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया है जो कि उसकी आवाज को उस तक आने से रोक देगी। फिर मोमिंग एक और गुप्त टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एग्जामिनर पर जवाबी हमला करता है और उसे डिफीट कर देता है। अब मोमिंग को केवल इतना चाहिए कि केओई अपने एग्जाम सेट उसे दे दे ताकि वो उसकी कॉपी करके एग्जाम पास कर ले। हालांकि इससे पहले कि मोमिंग अपनी कॉपी वाली ट्रिक का यूज करता, वोंग सेंसे वहाँ पर अपीयर हो जाती है और उसके एग्जाम पेपर को फाड़ देती है। इसे देख वो चौंक जाता है। चेहरे पर मुस्कान भरते हुए वोंग सेंसे कहती है कि भले ही उन्होंने इस एग्जाम को पास कर लिया है लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। फिर वोंग अपने फिंगर को स्नैप करती है जिससे कि जमीन हिलने लगती है और नीचे से एक स्ट्रेंज डिवाइस बाहर निकलता है। फिर वह उस डिवाइस को एक्टिवेट करती है और मून पर हमला कर देती है। इस हमले से मून धरती की ओर गिरने लगता है। वो कहती है कि अब ये दुनिया कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी और ऐसा होने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि मोमिंग इस एग्जाम को पास करे। हमें पता चलता है कि वोंग सेंसे वास्तव में एक एलियन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर है और यह फाइनल एग्जाम यह देखने के लिए है कि क्या अर्थ पूरी तरह से मजबूत हो पाया है या नहीं। वो कहती है कि अगर मोमिंग इस लास्ट एग्जाम को पास कर जाता है तो अर्थ को भी उसके प्लेनेट के बराबर के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि उसके फेल होने का मतलब यह होगा कि अर्थ अभी भी अनवर्दी है और इसे नष्ट कर दिया जाएगा। मोमिंग के अंदर प्रोत्साहन पैदा करने के लिए टीचर बाइजू को जकड़ लेती है और मोमिंग को धमकी देते हुए कहती है कि अगर मोमिंग ने एग्जाम में भाग लेने से इनकार किया तो वह उसे मार देगी। हालांकि मोमिंग को समझ में नहीं आता कि ये एग्जाम आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पर फिर भी वो एग्जाम देने को राजी हो जाता है। उसे लगता है कि ये एग्जाम तो वह चुटकियों में पास कर लेगा, पर वह पूरी तरह से गलत था क्योंकि वोंग सेंसे उसके चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर देती है जहाँ की उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। वो यह रिवील करती है कि उसकी पिछली सारी परीक्षाएं उसको ऑब्जर्व करने और उसकी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करने के लिए थी और अब यह उसकी असली परीक्षा है। पेपर को देख मोमिंग हेल्पलेस हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी शक्तियों के बिना वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त इसमें उसकी मदद करने की कोशिश तो करते हैं पर वोंग सेंसे उन सभी को आसानी से हरा देती है। तभी अचानक बाकी के टीचर्स भी वहाँ पर धरती को बचाने के लिए सामने आते हैं लेकिन उन्हें भी वोंग सेंसे आसानी से डिफीट कर देती है। इधर चंद्रमा पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब आने लगता है और उधर मोमिंग पास होने के अपने होप को छोड़ने लगता है, लेकिन
तभी केओई उसे चीयर करने लगती है और कहती है कि वो अकेला नहीं है, वे सभी उसके साथ हैं। उसी समय बी-बॉय का रोबोट बैरियर की पावर सप्लाई को काट देता है, जिससे कि बैरियर कम्प्लीटली वेनिश हो जाती है। उधर लेन्यू की दोस्त एग्री वोंग सेंसे का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है और जब तक कि वोंग सेंसे इसे समझ पाती, वह लेन्यू के जाल में फंस चुकी होती है। ये उन दोनों की एक सोची समझी चाल थी। मोमिंग उन दोनों दोस्तों की इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग को देख काफी ज्यादा भौचक्का रह जाता है। फिर मोमिंग भी लड़ाई में एंट्री करता है और अपनी सबसे शक्तिशाली सोकात्सु टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फायर और विंड को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों में बदल जाती है। इसके बाद वो अपने हाथ के एक झटके से उस चंद्रमा को खींचने वाले डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस दौरान वो वोंग सेंसे को भी पराजित कर देता है। इसके बाद वो बाइजू को बचाने के लिए जाता है और इस तरह वो धरती को भी डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।